बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। काम शुरू हो गया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा ये हुकूमत सिर्फ सोचती नहीं है बल्कि काम भी करके दिखाती है। वक्त ख़त्म। बेनामी ट्रांजैक्शंस तो थी ही, अब बेनामी जायदादें भी जिनकी हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। काम शुरू हो गया और आगाज़ उसका हुआ है चौधरी तनवीर साहब से, जो कि सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के। आगाज़ भी मुस्लिम लीग नून से ही हुआ है। अब ये तो पूछना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून के इतने बुरे दिन क्यों आए हुए हैं। हर लिहाज से, हर तरफ से मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। गलत किया है तो फिर सजा तो भुगतनी पड़ेगी। साथ ही साथ जनाब वज़ीर आज़म आज दोबारा गरजे बरसे और उन्होंने फिर वही बातें की NRO से मुतालिक, प्ली बार्गेन से मुतालिक। वो गुज़िश्ता 2 दिनों में कुछ अहम बातें कर चुके हैं एक इंटरव्यू के दौरान, उस पर भी बात करेंगे। और हम ज़रा बात आगे लेके चलेंगे कि ये बार बार वज़ीर आज़म को हिटलर से मंसूब कर देते हैं शहबाज शरीफ साहब। ऐसा क्या करते हैं इमरान खान साहब कि उनको इस किस्म के अलकाबात से नवाजा जा रहा है। और ये भी कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे मुल्क में जो एहतसाब का अमल है ये किस तरफ जाएगा। और जब वज़ीर आज़म ने बहुत ही बुलंदबांग दावे किए थे, उस हवाले से क्या उस मयार पर उतर पाई है हुकूमत अब तक या नहीं, इस पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है तो डॉक्टर साहब हमदर्दी आपके साथ सबसे पहले आजकल उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब, चीफ स्पोक्स पर्सन है टू दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, टू चीफ मिनिस्टर पंजाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और मेमल सरफराज साहिबा जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में भी आप उन्हें देखते हैं। मेमल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। मैं सारों से इजाज़त के साथ आज जो जनाब वज़ीर आज़म कुछ बातें फरमा रहे थे ज़रा उस पर आ जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज NRO के हवाले से ये ज़रा बात हो रही है, क़यादत किसकी है ये आप क्लिप सुन के आपको पता चल जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, गिट्टे गोडे किसके पकड़ने की बात की, ज़रा सुन लें। जितना मर्जी आपने शोर करना है, जो मर्जी आपने करना करें। मैंने ये कौम से वादा किया था कि मैं उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल किया, मकरूज किया, इंशाल्लाह इनसे मैं जवाब लूंगा। कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी के पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके, मैंने आपसे जवाब लेना है। वो शहबाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा, जी देखें रुपया कितना गिर गया है, डॉलर ऊपर चला गया है। शहबाज शरीफ, आपका खानदान और वो जरदारी खानदान, अगर आधा भी पैसा जो आप इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गए हैं आधा भी वापस ले आए तो रुपया ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। मलिक साहब, गिट्टे गोडे जो मर्जी पकड़ना है पकड़ लें, NRO नहीं मिलेगा। वो इमरान खान साहब ने आज फिर कह दिया। और वो कहते हैं जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करा लें मुझे, तो क्यों सिफारिशें करवा रहे हैं जब मिलना नहीं है कुछ। पता नहीं जी, कल कह रहे थे कि पैसे दे दें, तो पता नहीं कौन से प्ली पैसे बार्गेन, मांग रहे हैं। प्ली बार्गेन तो कोर्ट करता है। हाँ जी, हाँ जी। वजीर आजम कैसे प्ली बार्गेन कर सकता है? कोई तरीकाकार है कि वजीर आजम जो है वो प्ली बार्गेन करे? वजीर आजम तो अगर डिक्टेटर हो, जिसका अंदिया दिया जा रहा है, तो अगर वो डिक्टेटर हो तो फिर वो कह सकता है कि हाँ, जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे कि मैं प्ली बार्गेन देता हूँ। तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर किस तरह प्ली बार्गेन दे सकते हैं, किस कानून के तहत दे सकते हैं? क्या वो कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे कहते हैं जरूर कैसे प्ली बार्गेन दे सकते हैं? देखिए, एक जज है, क्या जज जो है वो मातहत है प्राइम मिनिस्टर के, कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मुझे पैसे वापस कर दो तो मैं ये कर देता हूँ? कैसे कर देते हैं? और प्ली बार्गेन का एक बाकायदा तरीकाकार है, उस तरीकाकार के जरिए प्ली बार्गेन होती है। ना उसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल है और ना प्राइम मिनिस्टर प्ली बार्गेन देता है। सर, सिफारिशें क्यों करा रहे हैं आपके लीडरान? देखिए, सिफारिशें तो मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे पूरे नहीं हो रहे। अगर कोई आधी दौलत अपनी दे दे, कोई अपना आधा मकान दे दे, तो सर मुल्क के लिए दे देना, गंदम की बोरी, आधी गंदम की बोरी दे दे तो हमारा कोई डॉलर ठीक हो जाए। कोई को खाने पीने का भी अब वो जो हालात हो गए हैं लोगों के, जिस तरह महंगाई बढ़ी है, बिजली की कीमत बढ़ी है, चावल की कीमत बढ़ी है, गंदम की कीमत बढ़ी है, टमाटर की कीमत बढ़ी है, टैक्स लग गया मुर्गी के ऊपर, टैक्स लग गया मछली के ऊपर, टैक्स लग गया दुम्बे के ऊपर। तो अब बात तो यहीं पे आ गई है कि कोई बोरी आधी दे दे चावल की, कोई गंदम छोड़ जाए, कोई आधा अपनी दौलत दे दे। दौलत मुल्क जो बाहर पड़ी है पाकिस्तान ले आए तो डॉलर की जो कदर है मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बल्कि आधी जो मुल्क के अंदर भी है उनसे भी आधी आधी बोरी ले लें अगर सबसे, तो कोई ना कोई चीज़ स्टेबलाइज हो ही जाएगी मेरे ख्याल में। देखिए, बात बुनियादी तौर पे ये है, जो मैं सीरियस अगर आप कॉन्वर्सेशन करना चाहें तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है
कि तवज्जो जो है वो आप ज़रूर जिसको अरेस्ट करना करें और जितना एहतसाब करना करें, लेकिन कुछ तवज्जो पॉलिसी की तरफ भी दें। इक्तिसादी पॉलिसी जो है वो सिर्फ ये कहने से कि मैं इसको पकड़ लूंगा, इसको धकड़ लूंगा, इससे ये पैसे ले लूंगा, इससे तो नहीं चलेगी ना, ऐसे नहीं चल बात सकती। फरमा रहे हैं वो तो आपकी क़यादत को बाकायदा तौर पर कह रहे हैं ना, दूसरी तीसरी दफा कि आप लोग सिफारिशें करा रहे हैं उन्हें, आप हाँ या ना में वो कहते हैं, किसी ने डिनाई नहीं किया। मेरे ख्याल में आपका प्रोग्राम था या मुझे याद नहीं किसके प्रोग्राम में, शायद हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, मैंने पूछा जब ये आए वहाँ से को एक जब टर्की गए थे तो इन्होंने कहा जी टर्की में सिफारिशें होंगी। तो मैंने पूछा उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त है बैठे, मैंने कहा जी आप ऑन द रिकॉर्ड बताएं कि आपको तुर्की वालों ने कहा है ये कोई सिफारिश की है, बताएं। आप कैमरे के सामने बैठे हुए, परसों तक ये गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने ऑन द कैमरा कहा कि नहीं हमें कोई सिफारिश नहीं की है। तो या सिफारिश की है या नहीं की है, वो कौन से बादशाह हैं उनका नाम बता दें या उनको कह दें कि वो कह दें कि सिफारिश की है, और अगर कोई सिफारिश कर रहा है तो भाई उसकी आप जो करना है आप कर लें। मतलब आपके ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आपकी क़यादत ने की सिफारिश नहीं करवाई। देखिए मेरे पास कोई इस तरह की इतला नहीं जिसकी बेस पे मैं आपको कह सकूं कि किसी को भी ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान को कहा जाए कि आप किसी को छोड़ दें, अपनी बार्गेन कर लें। मोहम्मद जुबैर साहब थे, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर गलत बयानी कर रहे हैं। आज आपने फरमाया आपके नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसे अजीब सा लगता है जी प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद ये बातें सोचनी चाहिए कि अगर वो वाकई कुछ कहना चाहते हैं, और मैंने कई वुज़रा को भी दोस्तों को अपने कहा है कि आप कहना चाहते हैं तो नाम लेके कहें कि हमें फ़लाँ फ़लाँ जो बादशाह है उसने फ़लाँ वक्त में ये कहा है। आप ये कहें कि बादशाह जो है वो गिट्टे पकड़ रहे हैं, कोई गोडे पकड़ रहे हैं, तो इस तरह की गुफ्तगू तो शायान शान नहीं है वज़ीर आज़म। मतलब आप ठीक है डिनाई करें, आप कह दें कि बता दें, वो कहते हैं हम जरा बात वो क्लियर हो जाए ना। वो एक पैनामा वाला भी था जब मामला, तो कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब की ऑफर की है, ये कोर्ट में चले गए, उसका जवाब कोई नहीं आया। इस मौके पर तो बता दें प्राइम मिनिस्टर के यार हाँ 2 सरबराहान मुमलिकत थे, इन कॉन्फिडेंस 2-4 लोगों को बता दें जो कह सकेंगे जी वी कैन वाउच फॉर दिस कि वाकई 2 लोगों ने सिफारिश की है। देखिए कह तो उन्होंने दिया है ना सर, जब ना कहें तो ये बात मुनासिब है, जब आपने टीवी पे आके आवाम के सामने कह दिया तो फिर बता डालें। मैं इसका 2 हिस्सों में सवाल का जवाब देता हूँ। पहले तो इन्होंने कहा कि हर चीज़ पे टैक्स और महंगी हो गई और कोई पॉलिसी पे फोकस करें लोगों को पकड़ने पे। तो क्विकली आंसर करता हूँ कि पॉलिसी पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोगों का लोगों को पकड़ने का काम होता है, कुछ का पॉलिसी का होता है। एक बंदा नहीं चला रहा होता गवर्नमेंट। हाँ वो फैमिली लिमिटेड पार्टीज में ऐसा होता है कि एक ही बंदा होता है और वही सब कुछ कर रहा होता है। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, हमारा ये कि 5 सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, थैंक यू, 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे जिनमें एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। उन पे पिछले साल से काम शुरू किया, उनको हमने सब्सिडीज दी ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इनके ज़माने में कम हुई, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हुई, एक्सपोर्ट कम हुई, जिससे हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर बढ़ा। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट ये 2.5 बिलियन से 19 बिलियन छोड़ के गए, जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है किसी भी कंट्री में उसकी क्रेडिट रेटिंग के लिए और उसकी करेंसी को डेप्रिशिएट करने के लिए। ये 19 बिलियन छोड़ के गए, रिजर्व्स 9 बिलियन के करीब छोड़ के गए, क्योंकि आधे थे, 2 हफ्ते से ज्यादा हमारे पास नहीं था इंपोर्ट बिल के लिए पैसे हमारे पास। उसको बेहतर करके 2.5 पे लाएं, इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर हम उसे 7 और 8 पे ले आएंगे, शायद उससे भी नीचे ले। तो ये पॉलिसी पे 35% साउथ पंजाब के लिए बजट रखा। पिछले सालों की तरह 32% उनकी आबादी है, 28% बजट दिया जाता था, खर्च होता था 12, 13, 14%, बाकी वहां से चुरा के यहां ले आया जाता था। 7 सालों में 265 अरब रुपए साउथ पंजाब के चोरी कर लिए गए। हमने 35% रखा और लॉ में रखा कि ये जहां एलोकेट हुए वही खर्च होंगे, तो ये चेंज की। अगली बात आपके लिए हैरान कुन बात होगी और आपके लिए परेशानी की बात भी होगी, आप दोनों के लिए, इनके लिए भी डेफिनेटली। पंजाब के 60%, ये इनके नंबर्स हैं, हमारे नहीं, इनकी गवर्नमेंट के नंबर्स हैं, 60% बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाद स्कूल नहीं जाते, 6ठी जमात में स्कूल नहीं जाते, स्कूल नहीं है। हमने आते ही इस साल अभी शुरू कर दिया है, 1 जुलाई से शुरू हो गया है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स में वही प्राइमरी स्कूल शाम में सेकेंडरी स्कूल बन गए, तो वो बच्चे वहां जाएंगे, 60% बच्चे पढ़ेंगे। तो ये है स्ट्रेटजी। अभी बच्चों को पढ़ाएंगे तो 10 साल बाद उससे कुछ आएगा। पॉलिसी हो रही है हमारी। 5 मदर एंड केयर हॉस्पिटल बन रहे हैं लाहौर में। 27 साल से कभी कोई हॉस्पिटल नहीं बना, ये लाहौर जिसको पेरिस बनाया हुआ है, 27 साल से कभी कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। नहीं, वो अभी एक है ना, पीकेएलआई कंप्लीट नहीं हुआ। 27 साल से लाहौर में जनरल आपने पकड़ लिया उसको, बेचारे को भेज दिया। कैंसर हॉस्पिटल भी बना, हमने भी बनाया, कैंसर हॉस्पिटल हमने भी बनाया। कोई जनरल फैसिलिटी हॉस्पिटल 27 साल से यहाँ नहीं बना, अपग्रेड हुए हैं जो थे। नहीं, कोई भी अपग्रेड भी नहीं हुए। वो इंशाल्लाह अभी जना हॉस्पिटल के साथ एक हम फुल फैसिलिटी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, 5 मदर एंड केयर। अब आते हैं वापस पॉलिटिक्स की तरफ, जो पॉलिटिक्स खेलनी है।
वैसे तालीम के हवाले से शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि आपने लोगों के वजीफे बंद किए हैं, हायर एजुकेशन नहीं, वो हमने कुछ नहीं किया। हायर एजुकेशन का जो डेवलपमेंट बजट था वो बढ़ाया है, जो हमने उसका स्पेंडिंग कॉस्ट थी खामखा के खर्चे वो कम किए। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी। अब बात करते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एनआरओ नहीं दे सकते, तो फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर इकोनॉमी के पैक के लिए क्यों आवाजें देते हैं? हमने दी है वो। एक मिनट, वो एक आगे चलिए, पिछली बातें छोड़िए, आगे चलिए, इकट्ठे चलते हैं एक दूसरे के साथ। आपको पता है वो कहते हैं आवाम के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। दूसरी बात आप कहते हैं कि वो चार्टर क्या ताल्लुक है? एक एक करके मुझे एक एक करके मैं जवाब सबको दूंगा, लेकिन एक एक करके प्लीज। सो जवाब मेरा ये है कि पाकिस्तान में हमेशा गवर्नमेंट्स रही जो 4.5 साल हुकूमत करती थी, पूरे मजे लेती थी इक्तदार के, अपने भांजे भतीजे रिश्तेदार कोई कहीं अपॉइंट हो रहा है, कोई कहीं अपॉइंट हो रहा है, और जब 4.5 साल खत्म होते थे तो बड़ी ढिठाई के साथ टीवी पे आके कहा जाता था जी हमारे पास पूरी पावर नहीं थी। ये गवर्नमेंट आई है जो कहती है कि पावर हमारे पास है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर हमारे पास नहीं है हमें रिजाइन कर देना चाहिए। अगर उस्मान बुज़दार साहब को कोई रोकता है पंजाब के स्कूलों को बेहतर करने के लिए तो उन्हें गवर्नमेंट नहीं करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर यूएई में पाकिस्तानियों की इज्जत की बहाली से कोई रोकता है, अगर कतर में पाकिस्तानियों की इज्जत की बहाली से कोई रोकता है, अगर यूके में पाकिस्तानियों की बहाली के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर को रोकता है तो रिजाइन कर देना चाहिए। हम नहीं समझते हमें को रोकता है और हम उसके जिम्मेदार हैं। आप इसीलिए एनआरओ भी हमने ही देना है और हमसे ही मांगा जा रहा है। एनआरओ यार बात सुनिए डॉक्टर साहब, एनआरओ वाली बात थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंड तो करवाए ना, ये करानी कैसे है? और दूसरी बात बड़ा आसान सा है, जो लूटा पैसा वापस दें घर जाए। हमने इनको तरीके से होगा, आपको कैसे बना देंगे मैकेनिज्म। ये हाँ करें, हाँ करें, ये हाँ करें। आप कहते हैं प्ली बार्गेन। अच्छा आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा हाँ तो प्ली बार्गेन कर लें, उसको कोई नाम दे दें, पैसे दे, जो नाम देना दे पैसे दे। डॉक्टर साहब बता दें, इन्होंने पॉलिसी की बात की, बात होगी तो हम यही कहेंगे ना, क्या बहसियत वज़ीर आला पंजाब वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं या वो इस्लामाबाद से कंट्रोल होते हैं? नहीं पहले ये नहीं, ऐसा ना कीजिए। नहीं मैं सवाल कर रहा हूं ना, या वो इस्लामाबाद से कंट्रोल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस मुल्क में सियासतदानों का वतीरा है, लूटमार खुद की है, अपने बच्चों का माल बनाया है और बाद में डाल किसी और पे दिया गया, और ये हमेशा से किया गया, डाल के पतली गली से निकल गया। हम तो आपके सामने कह रहे हैं कि वी आर रिस्पांसिबल, वी आर मैंने दोबारा आपने पूछा है कि मुल्क का वज़ीर यहां का सवाल क्या पूछा, उनको फैसला करने देखें, सवाल देखें, जवाब में मुनासिबत देखें, उनके साथ करते रहे, वरना तो आप क्वालीफाई नहीं करते फिर कोई बात करने को। 10 साल आप हुकूमत करके किस तरह क्वालीफाई करेंगे? आपने करना था ना, वो आपने सुनी है कोई बात तो भाई नहीं, जब आप डिक्टेटर की बात करेंगे तो वो शायद डॉक्टर साहब इसलिए करते हैं कि इट ब्रिंग्स सैंक्टिटी टू आर्गुमेंट आल्सो। चले अब ये देखें, मैंने कोई मुनाफिकत नहीं की आपके साथ, ना मैं कोई ऐसी, अगर मुनाफिकत पसंद नहीं तो हिपोक्रेसी एक जो आपने ज़बान इस्तेमाल की, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेमल सरफराज से के सामने हम एक चीज़ रखते हैं, मेरा डॉक्टर साहब बताएंगे ना। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी प्ली बार्गेन कर लें, दे दे पैसे वापस चले जाएं। अब बात यह है, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ अर्सा कबल एक मुश्ताक अली सानी साहब थे बलूचिस्तान के अंदर, जब उस वक्त नैब ने उनके साथ प्ली बार्गेन की, ये ट्वीट मौजूद है जनाब। आज इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। उन्होंने क्या कहा, ठीक है जी, उन्होंने कहा मुश्ताक रज़ानी प्ली बार्गेन विद नैब टू क्लियर हिज ₹40 बिलियन करप्शन बाय पेइंग ₹2 बिलियन शोज नैब प्रमोटिंग करप्शन एंड मेकिंग क्राइम पे। अब मसला ये है कि प्ली बार्गेन के खिलाफ तो प्राइम मिनिस्टर खुद रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी आधा पैसा वापस ले आए तो ये मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर आखिर मेमल सरफराज आप डिस्क्राइब करें क्या कह रहे हैं? आप कैसी बातें करें, यू टर्न लेना तो एक अजीम लीडर का हक है और ये उसकी निशानी है। अगर उन्होंने एक ट्वीट्स पे अगर आप आ गए तो पीटीआई की हर मौके के ऊपर एक ट्वीट है जो आज जिसकी वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। तो वो जो बातें इन्होंने की थी, आज पता नहीं ये कार्रवाई है या क्या, या मुनाफकत है या यूटर्न है या क्या, जो भी इसे कह ले, वो ये चीज़ें करते रहे पीटीआई। इनकी कोई पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब देखिए, वैसे इकोनॉमी की बात हो रही थी थोड़ी सी, मैं इतनी तो नहीं कोई एक्सपर्ट उस चीज़ के ऊपर, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी नज़र आती हैं, इनकी एमनेस्टी स्कीम आज ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों के पास हफ्ते 10 दिन में उसके आ जाएंगे डिटेल्स हो गई है खत्म एज वी स्पीक। जी, मतलब वो डिटेल्स आ जाएंगी कि कितना पैसा जमा हुआ, क्या देखते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस था लोगों का, कितना पैसा उन्होंने दिया। क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा कहते थे जब कर आप गवर्नमेंट नहीं होगी
तो तब जो है लोग उसमें पैसा देंगे। अच्छा, यही बात है, करप्ट गवर्नमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब, लेकिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितने, स्टॉक मार्केट कितनी दफा क्रैश हुई है, कितनी मल्टीनेशनल्स हैं जो सोच रही हैं अपने बजट कट्स के, और कितनी हैं जो यहाँ से बाहर जाना चाह रही हैं। क्या पंजाब हुकूमत ने अपना टैक्स का टारगेट अचीव किया कि नहीं? सिंध गवर्नमेंट को बहुत करप्ट कहते हैं, फेक अकाउंट केसेस हैं, बाकी हैं, टैक्स का टारगेट तो उन्होंने अचीव किया। चले कॉम्पिटेंट तो हैं, अगर ये कहते हैं ना कि करप्ट है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ओवरऑल एक आउटलुक। मसला ये अनफॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग पीटीआई फॉर दिस, बिकॉज एक्चुअली मुल्क को चलाना इतना आसान नहीं है, सिस्टम को चलाना इतना आसान नहीं है। बात एक अभी ऑपोजिशन में थे, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, इतना इनका रेटरिक था, वो सब का सब इनको वापस लेना पड़ा। अच्छा, अब इन्होंने बुज़दार साहब की बात की। देखिए, बुज़दार साहब के ऊपर ये नहीं है कि उनको कोई और बात, उनसे उनके बारे में जब पूछा जाता है कि कौन चला रहा है, वो है कि क्या इस्लामाबाद से चल रहे हैं, क्या जहांगीर तरीन साहब चला रहे हैं, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब चला रहे हैं, क्या गवर्नर सरवर साहब चला रहे हैं, पार्टी के अंदर उनके पास कितनी पावर है, कितनी नहीं है, ये बात होती है। इसमें इस्लामाबाद की बात होती है और पीटीआई के बनी गाला और इर्द गिर्द की बात होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। फिर थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर आपने बात की कि आप बड़ा इंप्रूव कर रहे हैं। देखिए, एजुकेशन पे इवन पिछली गवर्नमेंट ने भी बड़ा, चौधरी परवेज इलाही की गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा किया था एजुकेशन के अंदर, पंजाब के अंदर रिसोर्स, अलिफ ऐलान वालों की रिपोर्ट्स उठा के रख ले, पंजाब इज डन वेल इन एजुकेशन। अच्छा चलिए ठीक, एक मिनट जरा डॉक्टर साहब, मैं जरा, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक वापस आएंगे। महमद सरफराज ने कुछ अहम बातें की हैं, मैं जरा डॉक्टर साहब के पास भी जाऊँगा, मलिक साहब से रिव्यू लेंगे, क्योंकि ये बात सियासत से निकल कर कुछ फैक्ट्स की भी बात हो जाए ना। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, आप जरा क्विकली जवाब दीजिए, मैंने मलिक साहब से क्विकली। एक तो महमल को जैसे उन्होंने कहा कि यू टर्न का, हमें कहा महमल को ट्विस्ट करने का, हमें यू टर्न का मजा आता होगा, इनको ट्विस्ट करने का बड़ा मजा आता है। मैं अक्सर इनके शो देखता हूँ, बड़ी कोशिश से करती हैं, बड़ी कोशिश से करती हैं। अच्छा, तो मैं देखता हूँ तो बड़ी ट्विस्ट करती हैं। अच्छा, मैं समझ रहा था आपका टाकरा खाली डॉक्टर साहब नहीं, मेरा सर हर एक से होता है, मेरा हर एक से जो मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी तरह निभाता हूं। नौजवान है, 1960s में ट्विस्ट हुआ करता था, कहां पे आप ट्विस्ट कहां से ले आए? अच्छा, अब आप नहीं, मैं उनकी एज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, बात ये कि इन्होंने, आपने वो ट्वीट दिखाया, उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि 40 बिलियन की करप्शन 2 बिलियन में, हम इसको नहीं मानते। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम प्ली बार्गेन के खिलाफ हैं। 40 अरब लूटो, 2 अरब दो, 38 अरब जेब में डालो और बिल्कुल क्लीन होके चले जाओ। ये बड़ी सादा इंग्लिश में था महमल, जो आपको समझ नहीं आया, बहुत सादा इंग्लिश में था। इसका मतलब ये, अब मुझे बात तो कर रहे थे, मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से आपकी स्माइल भी देखी थी, आपको सुना था। आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर बैठी हुई हैं, बात तो सुन, हौसला रख के बात, अब बात तो सुन। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये माशाल्लाह मंजी हुई जर्नलिस्ट है, इनको एक और चीज भी देखनी होती है कि एक फिगर्स होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है। उसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऐसी प्ली बार्गेन करें, ऐसा इंसाफ करें जो तकड़ी तुलती हुई नजर आए। आप 40 रुपए लूटे, 2 रुपए दे के शरीफ होके, क्लीन होके, ड्राई क्लीन होके निकल जाए। आपने 40 लूटे तो आपसे 45 लेने चाहिए, साथ माफी भी मांगे कौन? अच्छा, ठीक है ना, वो जो आपने इंटरेस्ट में भी कमाए 40 के ऊपर। अब बात सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, वो तो उन्होंने एग्जाम्पल दी कि अगर आधे भी आ जाए तो रुपया नीचे हो जाएगा, आधे लेंगे नहीं हम इनसे, आधे भी होंगे तो क्या लेने कितने, वो आपको बताएंगे। वो ये माने तो सही पहले कि हम देते हैं तो हम इनसे लेंगे। दूसरी बात, और फिर हम बहुत सारी चीजें बेहतर करेंगे, आपको नजर आ जाएगी, आपको नजर आएगी। दूसरी बात इन्होंने कही एमनेस्टी की, तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं वो कल तक उससे सेटिस्फाई हो, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा एसेट डिक्लेरेशन है। 2-3 चीजें एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से, क्योंकि महमल सिर्फ सतही बातों पे फोकस करती हैं, हमारी गवर्नमेंट की खास प्यार है, अंदर ये नहीं घुसती, अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा पूरी नहीं करती। तो चंद बातें बता दूं, इस एमनेस्टी, हमेशा एमनेस्टी होती थी कि आप आके गवर्नमेंट को बताएं कि आपके, मैं आपको देख के इसलिए बात कर रहा हूं, आइंदा आपको ये समझ रहे कि आपके पास आप आके फैसलाबाद में बिजनेस करते हैं और आप आके बात तो सुन, मैं आपको बता रहा हूं, काम की बात यार, आप सीरियस बात नहीं सुनना चाहते, आप सीरियस बात। अगर आप फैसलाबाद में बिजनेस करते हैं, गुजरांवाला में कहीं भी, आप आके कहते हैं जी मेरे पास 1 अरब है, पहली गवर्नमेंट्स में ये होता था कि आप उस पर टैक्स दें और घर जाएं, ना आप दोबारा टैक्स पे करेंगे, ना आप टैक्स नेट में आएंगे, ना वो पैसा दिखाएंगे कि 1 अरब है या वो किसी कालेधन तंजीम के पास पड़ा हुआ है, कहां है।
ये ऐसे डिक्लेरेशन कहती है, आप कहते हैं जी मेरे पास 1 अरब है। बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। खान साहब का भी आपको जवाब दूंगा, पूरी बात सुन लीजिए, आपकी बारी आती है फिर जवाब दीजिए। हमारी जो ऐसे डिक्लेरेशन है वो कहती है आपके पास 1 अरब है, लाइए अकाउंट में रखिए, अपना एनटीएन लीजिए, इस पे टैक्स दीजिए और आप हर साल आप इस पे टैक्स देंगे जो करेंगे। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट एप्पल एंड एप्पल्स, दिस इज एप्पल टू ऑरेंजेस, दिस इज वेरी डिफरेंट देन अदर्स। सो कंबाइन ना कीजिए प्लीज, बार्गेन भी डिफरेंट है। जिस दिन हम इनके साथ करेंगे ना, आपको बुला के बिठाऊंगा, याद रखिएगा, फिर बताएंगे कि 2 बिलियन 40 बिलियन के बराबर नहीं होते। ये पाकिस्तान बदल गया है, ये सिक्के के एक ही सिक्के के एक ही रुख जो है ना। और हमारी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे बदरंगिए हैं जो अंदर से बहुत उनको इश्क जागता है पीपल्स पार्टी से, नून से बैठे हमारे साथ हैं, लेकिन उनको भी बता दूं और आपको भी बता दूं, पाकिस्तान बदल गया है, इमरान खान बदल गया है। बताऊंगा टाइम आने में बताऊंगा, भी रहने दीजिए। आप वही कर रहे हैं जो खान साहब ने किया, एक बादशाह है, मेरा लीडर है, मैं वही करूंगा जो मेरा लीडर करता है। मुझे पाकिस्तान बदल गया है आपने, जब मैं लोगों का आपको बताऊंगा तो नाराज होंगे ना। अच्छा तो मैं आपको मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताऊंगा, टाइम आने दे बताऊंगा। मैंने बताऊंगा, फेल हो जाएगा, रेटिंग गिर जाएगी, आप परेशान हम आना छोड़ देंगे। यहाँ पे आप बैठे होते हैं रेटिंग ऊपर जाती है, परेशान हो रहे हैं। महमल और आप बैठे हो तो रेटिंग मीटर टूट जाते हैं। तो बात ये है, आप बिल्कुल निकल सकते हैं, इजाजत हो तो मैं मलिक साहब भी निकल सकते हैं, नैब के लोग भी निकल सकते हैं। हम तो कभी कहते ही नहीं, हम तो लोगों को पकड़ते हैं, सजा भी देते हैं। ना ना डॉक्टर साहब, कोई ड्राई क्लीन हमारी पार्टी में नहीं होता। आप वाला रवाज हमारी तरफ है ही नहीं। आपकी पार्टी वाला रवाज हमारी तरफ है ही नहीं। आप इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट भी पार्टी होती है, इंडिपेंडेंट भी पार्टी होती है, इंडिपेंडेंट। चले इसको दोबारा कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके आते हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी की बात कर रहा हूँ। चले, इमरान खान साहब ने जो बातें कर ली इस हवाले से, चलो हम आगे चलते हैं। एक बात है, आज भी जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो ऑपोजिशन के साथ आजकल हो रहा है, ये हमने तो कुछ नहीं किया। वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई मेरे साथ की गई थी। जरा वो भी सुन ले, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे। जब आप शोर करते हैं कि जी इमरान खान इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, इंतकामी कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई थी। मैंने जब पैनामा की बात की तो मेरे ऊपर 2 सुप्रीम कोर्ट में केस किए, 32 FIR काटी, इन्होंने मेरे पे केसेस शुरू किए। लेकिन जब मेरे पे केस हुए तो क्योंकि ये जमहूरियत है और जमहूरियत में लीडर जवाबदेह होता है, तो मैं लंदन नहीं भाग गया था। मैंने 10 महीने जवाब दिए, सुप्रीम कोर्ट में एक चीज का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबित हुआ कि मैं सादिक और अमीन हूं, जवाब दिए मैंने। मैं रोना धोना नहीं किया, मैंने इनकी तरह जलसे जुलूस नहीं निकालने की कोशिश की। मैंने अदालत में अपने जवाब दिए, इनसे भी हम जवाब लेंगे। क्यों मलिक साहब, आप लोगों ने की थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, खान साहब नहीं करे हो कि ना हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, ना केस हमने बनाए। कौन से 2 केसेस थे जी? वो पैनामा वाले थे ना, उसके बदले फिर किए जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ किया हनीफ अब्बासी साहब ने, और फिर इश्तिहारी और टेररिस्ट और फलां थोड़ी FIR बनवाई। मुझे तो याद नहीं टेररिज्म की FIR। वो तो खैर पुरानी चल रही थी, वो पुरानी चल रही थी धरने के वक्त की जो FIR। केसेस सुप्रीम कोर्ट में तो धरने वाले नहीं, वो नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर पता नहीं इन्होंने FIR कटवा दी है सारा। तो आप ही के सर रंजीत सिंह के दौर की बात नहीं कर रहे थे, आप ही के दौर की। मैं इसी वजह से मैंने पूछा, याद करवा दें। मैं कराता हूं, मैं साथ हुजूर में साथ क्यों बैठा हूं? कौन से 2 केस? इसीलिए तो बोला, मैंने बताया तो है। एक उनके ऊपर धरने के दिनों में एंटी टेररिज्म की कोर्ट में आपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था। नहीं, वो नहीं गया था, वो ट्रायल कोर्ट के अंदर था, दोनों बता दिया। अच्छा चलें, देखें, वो कह रहे मैंने जलसे नहीं निकाले। उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें किसने लटकाई थी? वो कह रहे हैं मैंने जलसे नहीं किए। तो वो किसने पार्लिमान की दीवारें तोड़ के अंदर दाखिल हुए थे? किसने कब्जा किया था? वो कह रहे मैंने जलसा नहीं किया था। तो वो जो घिराव किया था, उसको बंद किया था सेक्रेटेरिएट को, और 3 दिन 4 दिन सेक्रेटेरिएट बंद हुआ था, वो किसने किया था? वो कह रहे मैंने जलसा नहीं किया था। तो PTV के अंदर कौन विक्ट्री के निशान वो स्कार्फ और टोपियां पहन के फिर रहे थे? तो ये किस तरह की बात है? आपने, मेरे ख्याल है उनका जो धरना था, पता नहीं कितने 100 दिन
पूरे 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सबने दिखाया है। वो ट्रक जलाए हुए हैं, वो एसपी को मार पड़ते हुए दिखाई है, वो जिसको सड़क के ऊपर मारा था जुनेजो साहब को। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं कि हमने जलसे नहीं किए थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जब वो कोई बात करें तो लोगों को एतमाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि बात सच्ची है, इसके अंदर कोई घुमाव नहीं है, इसके अंदर कोई यू टर्न नहीं है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान बदल गया, ऑफ कोर्स पाकिस्तान बदल गया। पाकिस्तान के अंदर शरह तरक्की जो थी वो तकरीबन 6% थी, अब 3% रह गई है, तो बदल तो गया है। ठीक कह रहे हैं पाकिस्तान बदल गया। वीसी साहब कहते हैं आप गलत कह रहे हैं, जिस वक्त वो कहते हैं बढ़ तो रहा है। आगे सुने आप, महंगाई की शरह जो है वो 4% से कम थी, वो डबल डिजिट्स में जाने वाली है। वो कह रहे पाकिस्तान बदल गया, हम भी मान रहे हैं बदल गया। पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर दिफा का बजट जो है वो कम हो गया, यानी 1.2 ट्रिलियन का जो बजट है, जो डीवैल्यूएशन हुई है उसके बाद वो उसकी जो डॉलर यानी जो कुव्वत ख़रीद है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर इक्विपमेंट बाहर से आता है, वो 600-700 उसका रह गया है अरब का। तो आप मुझे बताएं, हमारा दिफा भी नीचे आ गया, हमारी तरक्की की शरह भी कम हो गई, हमारी महंगाई की शरह बढ़ गई, हमारा जो मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है उसके जो रेट्स हैं वो 6% से बढ़ के 14%, 13.75 के ऊपर चले गए हैं। तो पाकिस्तान तो वाकई बदल गया है, मगर इस बदले हुए पाकिस्तान में लोग पिस गए। यानी बिजली की कीमत बढ़ गई 100% के करीब, गैस की कीमत बढ़ गई 200% के करीब, गंदम की कीमत बढ़ गई, टैक्स लगा दिया आपने गोश्त पे, मुर्गी पे, दुम्बे पे, फ़िश पे। आपने जो 1 लाख रुपया पिछले साल कमाता था, जिसको टैक्स एग्जेम्प्ट किया हुआ था, वो 1 लाख रुपए कमाने वाले की पहले कुव्वत ख़रीद जो है वो डिवैल्यूएशन के बाद 60,000 के बराबर रह गई। आपने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, वो अपने बच्चे किस तरह पालेगा? देखिए ये बात वो कहते हैं अभी मैंने एक दो बात नहीं, देखिए मैं अभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वो तीसरा नुक्ता है, उस पर भी आ जाते हैं। इन्होंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि टैक्स इस वजह से लोग नहीं देते कि हुक्मरान चोर हैं। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स जो है वो कम हो गया। तो अब हम क्या सोचें हुक्मरानों के मुतल्लिक? प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये एमनेस्टी की स्कीम, जिसको हम कहते हैं कभी एक नाम देते हैं कभी दूसरा नाम देते हैं, इन्होंने कहा था ये चोरों के लिए स्कीम है। तो अब ये मिजावर जो दरबारों के हैं उनके लिए आई है, यानी कमाल हो गई है। ये किस तरह आप हर बात के ऊपर बदल सी, उसी तरह है जिस तरह आपने कहा 35 पंक्चर लगे हैं, हर चीज़ ये उसी तरह है जिस तरह आपने कहा कि जी एक दिन वो कौन से थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बड़े फखरुद्दीन जी, इब्राहिम से बेहतर आदमी कोई नहीं, क्या जस्टिस साहब उनका क्या नाम था जी, वो भी याद करवा दें, वजीउद्दीन साहब जो एक दिन कहा कि उनसे बेहतर कोई आदमी नहीं है, फिर कहा उनसे बुरा कोई आदमी नहीं। मैं रुक जाता हूँ, नहीं मैं रुक जाता हूँ, काफ़ी वाकई मैंने एग्जाम्पल्स दे दी। देखिए एग्जाम्पलीफाई मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर लोगों को एतमाद आ जाए कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं वो काबिल एतमाद गुफ्तगू है, तो आपको मुआशरे में भी ठहराव नजर आएगा और मईशत में भी ठहराव नजर आएगा। अभी हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं क्विकली दो तीन बातें क्विकली मैं आपको क्विकली आंसर करता हूँ। देखिए, एक तो इन्होंने कहा कि जिसकी लाख रुपए सैलरी थी, ये नंबर चेक कर ले, इनके जमाने में जो टैक्स था उससे हमने आधा किया, ये डबल टैक्स लेते थे लाख रुपए सैलरी वाले पे। हमने तो हाँ जी एग्जेम्प्ट कर दिया था। नहीं चेक कर लीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, एक्चुअली ये बात बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए भाई डॉक्टर साहब आप कह दीजिए, टैक्स भाई आप कह दीजिए, मिनी बजट में दोबारा टैक्स भाई आप दोबारा कह दीजिए, मुझे कंट्रोडिक्ट वही बात कर एक दिन मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ जी मैं वही बात, आखिरी बजट तो हमारा था ना, जो आपने यही करना था ना, आप अपने बजट की बात करें, आखिरी बजट तो सारा फ्रॉड साहब का। अब दूसरी बात एक सेकंड बात सुने, आपको पता था अपनी करतूत के बाद में क्या करना है। एमनेस्टी की बात बार-बार, यार मैं आपकी डॉक्टर साहब बात ऐसे तो फिर आप गिल साहब मैंने सांस भी नहीं ली आपकी बात में। ईच टाइम यू डू दिस, दैट्स नॉट फाइन। नहीं खौफजदा की बात है, लेट मी टॉक। देखिए एमनेस्टी स्कीम इन्होंने पहले भी मैंने क्लियर की, खरबूजे आप छुरी से खरबूजा काटते हैं ना, उससे किसी का पेट भी फाड़ सकते हैं। एक छुरी का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। हम बिल्कुल सही कहते थे कि एमनेस्टी स्कीम चोरों के लिए लाते थे, आपको अभी साबित करके तो बताया है कि ना टैक्स नेट में आती थी, ना पता होता था वो पैसा कहां से आया है, वो किसी कालादम तंजीम से आया, कहां से आया, क्या हुआ, वो टैक्स रखेगा, बाद में वो पैसा कहां जाएगा। हमने इसे टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, बार बार टैक्स देगा। तो ये एमनेस्टी स्कीम आप वाली नहीं है, इट इज डिफरेंट। गैस का आपने कहा बढ़ी, आपकी लूटमार के बाद यही होना था जो आपने किया। 261 अरब आप छोड़ के गए गैस का सर्कुलर डेट जो आपको जीरो मिला था, इसके बाद यही होना था। उसके बाद 261 अरब गैस में,
उसके बाद अब हो गया वो कम किया। अच्छा 2900, ये बार बार कहते हैं कि जी आपने टैक्स ज्यादा आपको करने पड़े। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बड़ा कर्जा हमने इस साल में वापस किया, पहले साल में $9.5 बिलियन, 2900 अरब रुपए साल के हमें इंटरेस्ट में देने पड़ते हैं। इस कदर लूटमार, हमने कोई कर्जा, हमने एक कर्जा अपने लिए नहीं लिया। इंटरेस्ट वापस करने और डी वैल्यू के लिए 3.8, 5,500 अरब में से 3800 अरब में से तकरीबन जो 1400-1300 है वो डिवैल्यूएशन की वजह से ऐड हुआ, बाकी इनका कर्जा वापस करने के लिए 9.5 बिलियन की वजह से होता है जो आप करते रहे, जो आप लूट मार कर रहे थे उसकी वजह से रुपए ने नीचे जाना था, इंडियन रुपए डॉक्टर साहब बहरहाल में आपका जवाब मुकम्मल हो गया। मैं आखिरी बात साहब को बुलाया हुआ है, इनको भी मौका दिखाई डॉक्टर साहब ये देखो सारे आदमी फिर आपने मौका दिया, मैंने उन्हीं के पॉइंट लिखे को एक्स्ट्रा जवाब दिया उनको उन्हीं के पॉइंट लिखे। ये बहन वाली घड़ी है, इसमें मुझे घड़ी नहीं दी जेले उन्होंने वही बात करनी, दोनों ने एक ही मेरा ही जवाब ले ले, काफी है तो डिफरेंट बात वही बात तो करनी। डॉक्टर साहब ने कहा, आपको एक्यूज कर दिया कि आपने मुसद्दिक मलिक साहब को, यार इसलिए कि डॉक्टर साहब मेरे एंकर होते थे ना, अच्छा मेरे एंकर थे, मुस्तफा खोखर भी थे, तीनों पार्टियों वाली चीज में हर एक का बयानिया देती हूं। अच्छा आप हर एक का बयानिया, बट लेट्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब लेकर आते हैं। बार बार ये जो बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आज भी कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है मैं नहीं कर रहा, इवन क्योंकि लेटेस्ट एग्जांपल हमारे पास राना सनाउल्लाह साहब की है, नहीं राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करवाया प्राइम मिनिस्टर ने। पता नहीं बार बार शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की मुखबरी के ऊपर वो गिरफ्तार हुए हैं, वो डॉक्टर साहब भी कहते हैं यार डालनी थी तो 100 ग्राम डालते या 400 ग्राम डाल देते। मतलब हम 30 करोड़ की हीरोइन कहां से लाएंगे बताएं, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं यही कह रहा हूं अगर हमने डालनी होती तो कोई 100, 200, 250 ग्राम डालते, हम 30 करोड़ की कहां से डालेंगे? एक ही जैसी 100 हो या 110। कल रात तक 20 करोड़ थी पीटीआई के जो व्हाट्सएप भाई हमको बेचने थोड़ी अंदाजा है ना, वैसे कितना अच्छा होता, इतनी हाई प्रोफाइल अरेस्ट थी, एक उसकी वीडियो फुटेज बनती, वो तो एनएफ जवाब देगी। मैं आपसे एग्री करता हूं कि ऐसा होना चाहिए और वो एनएफ जवाब देगी, सारे बहाने दूर हो जाते हैं। मैं ये आपसे एग्री करता हूं और मेरे ख्याल में एनएफ करेगी, मेरा जाती ख्याल है कि एनएफ करेगी, किया होगा उन्होंने। अच्छा राना साहब की बेगम ने यही कहा कि ना कोई तस्वीर है ना कोई वीडियो है। जी जी वीडियो में डालते हुए ना नजर आए, मोमी लिफाफे से निकली है, बहुत प्यारी है। अब आपने जितना पैसा उन पे खर्च किया है, जिसने एफआईआर लिखी है वो इन्हीं की हुकूमत में पड़ा हुआ है। अच्छा उसको आप वाला स्कूल नहीं भैया आया, वो इन्हीं का कारनामा है कि उस गरीब को मोमी लिफाफा कहना पड़ रहा है। $7 पुलिस पे खर्च करते रहे पर पर्सन, ये इंडिया 15 करता है और टर्की जो $176 करता है, तो उसमें मोमी लिफाफा ही लिखा जाना है। अब आपको एफआईआर स्कॉटलैंड यार्ड की एफआईआर नहीं दे सकते आप, नहीं आप स्कॉटलैंड यार्ड से एफआईआर करवाया करें। असल में पता क्या वजह है, मसला ये है कि ये इतनी एक अजीबोगरीब सी चीज थी कि एक उनको पता था राना साहब को, बल्कि एक्चुअली उन्होंने हामिद मीर साहब के शो पे, गालिबन आपके ये शहजाद इकबाल किसी और के भी शो पे उन्होंने इस तरह की बातें की कि भाई मुझे पकड़ने वाले हैं, मुझे पता है मेरे ऊपर कोई ना कोई केस है। 8 महीने से उन्हें पता है, नून लीग की तो आजकल हर बंदा पकड़ा जा रहा है जिस भी चीज के ऊपर। वो या तो मेरे ख्याल में ना राना साहब का या तो उनका कोई टेस्ट होना चाहिए, उनको ना किसी डॉक्टर की, साइकाइट्रिस्ट की उनको जरूरत है, क्योंकि कौन ऐसा बंदा होगा जैसे पता है कि 8 महीने से मेरे पीछे लगे हैं, मेरे पे कुछ ना कुछ बनना है, और वो 15 किलो या 21 किलो या जितने भी, अब समझ भी नहीं आ रही कितने किलो है, वो हेरोइन लेके वो खुद ट्रैवल करेगा। मतलब ये तो मेरे उनको जेल में भेजे, उनको अस्पताल भेजे कि प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि ये इल्जाम है मेरे ऊपर, मैं विक्टिमाइज नहीं कर रहा, केसेस मैंने कोई नहीं बनाए, सब पुराने केसेस हैं, अगर कोई हो रहा है तो वो अदालती प्रोसीजर है, मेरा ताल्लुक नहीं, डोंट ड्रैग मी इनटू इट। इसके अंदर तो एएनएफ वालों से तो नारकोटिक्स वाले से तो खैर इनका वैसे भी कोई उस तरह से ताल्लुक नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है कि ये केसेस किस किस्म के बना रहे हैं जिसपे इनका अपना मजाक उड़ रहा है, ये चीज एक बहुत ही अजीबोगरीब। अभी तो कह रही है नारकोटिक्स से इनका ताल्लुक नहीं, आप कह रहे हैं बना रहे हैं, जो बना रहे हैं। अच्छा जो बना रहे हैं आपको तो नहीं मैंने कहा। अच्छा वो जब मैं उनकी बात करता हूं, डॉक्टर साहब जो बना रहे हैं, जब मैं उनको जस्टिफाई करता हूं, एएनएफ की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आज हमने अभी तक मैंने तो किसी की बात गिल सुने, फिर आप उनको लेके आते हैं, फिर जस्टिफाई करते हैं कि हर चीज अपने ऊपर ले रहे हैं। जो मुझे एक ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब इतने सारे जवाब दे दिए, वो सवाल बड़े अच्छे होते हैं, जवाब अच्छे होते हैं उनके, वैसे प्राइम मिनिस्टर दे देते हैं,
वो ईसीपी के अंदर 4 साल से लोग ख्वार हो रहे हैं, फॉरेन फंडिंग वाला जवाब भी देते हैं वैसे। मैं बताता हूँ, देखिए फॉरेन फंडिंग का हमने देखिए कितनी खुश होती हैं जब हमारे बारे में सवाल आता है, बहुत खुश होती है, हंस हंस के परेशान हो जाती है। आई जस्ट लव हर स्माइल, आई जस्ट लव हर स्माइल। तो दे दो सर। अच्छा नहीं, वो तो मुझे अच्छा लग गया, तो मैं बीच में से कि खुश हो जाती, मुश्किल सवाल मेरे भी ठीक आता है, है, जवाब खुश हो जाती है सर, जवाब डॉक्टर साहब, अच्छा इतना आसान? उनके हिसाब से क्यों मुश्किल? देखिए बात यह है कि पीटीआई, क्योंकि मैं खुद यूएस में रहा हूं, मैंने खुद पीटीआई की फंड रेजिंग में मैं भी हिस्सा लेता रहा हूं। ठीक हो गया। पीटीआई एक अवामी जमात थी जो पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के तौर पर किसी फैमिली लिमिटेड के फंड से नहीं चलती थी, और वो पूरी गवर्नमेंट के अंदर मार दाड़ करके पैसा कमा के बाद में नहीं लगता था। इसमें आम लोग पैसे देते थे, जब भी चेयरमैन अपील करते थे हम लोग पैसे देते थे पीटीआई को, इसलिए वो बिल्कुल खुद साख्ता एक केस बनाया गया है। उसके तमाम, अगर उसमें कुछ भी खराब हुआ वो सामने आ जाएगा, जो जिम्मेदार होगा हमारी पार्टी में वो भी सामने आ जाएगा। अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप कोई काम गलत करते हैं, ज्यूम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो आपके चैनल के ओनर उसके जिम्मेदार तो नहीं अगर आपने गलत किया। अच्छा, अगर हमारी पार्टी में किसी ने गलत किया, ईसीपी प्रूव कर दे, हम उसको सजा दे देंगे। असम्पशन के ऊपर सवाल नहीं हो सकते। 4 साल तकरीबन 3.5-4 साल हो गए तो इनकी गवर्नमेंट में था ना, ये कर लेते उसे। नहीं, ईसीपी डज नॉट वो इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं, इसी के अलावा करा लेते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ बातें फैक्चुअल है ना, कुछ बातों का ताल्लुक कानून से होता है, नो मैटर कौन हुकूमत में है। नहीं, ईसीपी डज नॉट फंक्शन अंडर द गवर्नमेंट। इसी तरह एएनएफ डज नॉट फंक्शन कि हम उन्हें कहें कि तो नहीं कहा ना, स्टिक टू द, लेट्स स्टिक टू अ पॉइंट, लेट्स स्टिक टू अ पॉइंट डॉक्टर साहब। अब गुजारिश ये है कि जो जवाब देने थे, 4 से 5 वकला बदले गए, मुतअद्दिद दफा इल्तवा में मामला गया, आज तक एक क्लियर कोइंसाइड स्टेटमेंट नहीं दिया गया, ना रिकॉर्ड्स चेक करवाए गए, ना सब कुछ हुआ। अगर इतना ही सिंपल था कि आपका फॉर्मूला था कि जब चोरी नहीं की तो जवाब देने से डर, दोबारा एक बात तो ये दे देते। एक दोबारा बात समझिए, फॉरेन फंडिंग का मतलब ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उन्होंने पार्टी को फंड किया और पार्टी के पास पैसे, यही फॉरेन फंडिंग है ना। और कुछ लोग कहते हैं जी कुछ गलत लोगों ने फंड किया, यही इल्जाम है ना। पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा तो पहली बात कहीं है नहीं कि जिसको टर्म किया जा रहा है, जैसे हमने कोई करप्शन की, इसमें सिर्फ यह है कि जी किसी इंडियन से भी पैसे ले लिए इन्होंने, किसी फलां से भी पैसे ले लिए, ये इल्जाम है कि जब बाहर कानून, आपको पता कानून क्या कहता है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं कानून ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हमने लिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ऊपर इल्जाम ये है कि आपने ऐसे लोगों से फंड ले लिए जो पाकिस्तानी नहीं है। आप जिस तरह माशाल्लाह कॉन्फिडेंस से मुझे बता रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे वकील बता रहे हैं, हमारे वकील बिल्कुल बता रहे हैं। कितनी दफा वकील चेंज हुआ है? वकील चेंज करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। आपको पता है कितनी दफा किसी ने जवाब नहीं दिया? कितनी ये मामला तो कॉम्प्लेक्स इशू, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू। आप ये कह रहे हैं इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है? कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्टेक्स्ट वाइज कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट इसके प्रोसेस एंड फंक्शनैलिटी वाइज कॉम्प्लेक्सिटी है। आपने हर चीज वहां पे प्रूव करनी, तो आप दे रहे हैं उसका जवाब। सर बात ये, अगर ये जवाब दे दिया जाता तो ये मामला शायद 3.5 साल पहले खत्म हो जाता। सर बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, आइंदा भी देंगे, क्योंकि हमने कोई करप्शन की नहीं। पार्टी कैसे खत्म हो जाती है सर? पार्टी हमने कोई गलत काम किया हुआ है? किसी ने भी फॉरेन फंडिंग किया, इसके ऊपर क्राउड फंडिंग हमारे पाकिस्तानियों ने, लोगों ने पढ़ के आना चाहिए। डॉक्टर साहब आप कानून जरूर पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। मैं जरा मलिक साहब आपके पास जाता हूं। नहीं, प्रॉब्लम तो उसमें इन्होंने बहुत सारे अपनी तरफ से आइडेंटिफाई किए हुए हैं, लेकिन हमारे जवाब जा चुके हैं। चले ठीक, आपके जवाब चले जाते तो फिर मामला भी हल हो जाता, हो जाएगा। वो इलेक्शन कमीशन अगर कुछ गलत होगा तो खुल के सामने आ जाएगा। हम ट्रांसपेरेंट लोग हैं, हमारे इन वाले मामले में हमारे लोग, हमारी पार्टी, लोगों के पास मौजूद है पूरी ट्रांजैक्शन, चेक कर लें पिछले 4 साल के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की तरफ से क्या जवाब दिए गए हैं और क्या क्या कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो जवाब तो देना हमारा हक है या नहीं? नहीं, आप जवाब देते हैं, आपके जवाब कन्वोल्यूटेड होते हैं, उन जवाबात के अंदर ये तो आपका ओपिनियन है ना सर। अगर आप वाली बात सच है तो ईसीपी हमारे खिलाफ फैसला दे देता। ईसीपी आपको कह रहा है, जवाब दे, आपको मौके दे रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल हम दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। अगर आप वाली बात ठीक हो तो ईसीपी जो, ओहो, अगर ईसीपी आप जाते हैं इलेक्शन कमीशन का हेड हमने तो नहीं लगाया था, इनका लगाया हुआ था, तो फैसला आ जाता हमारे खिलाफ। बात ये, आप जाते हैं, आप जाके चैलेंज करें ईसीपी को, आप कहते हैं जुरिस्डिक्शन चैलेंज अगर इलेक्शन कमीशन देखता कि कोई इरेगुलरिटी है तो हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है। इनका लगाया हुआ हेड था इलेक्शन कमीशन, हमने तो नहीं लगाया, बाद में भी कहा मेंबर भी इनके लगाए हुए थे। इनका आपका ताल्लुक नहीं है, दैट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ओहो, हमें तो हर चीज में हमने करवाया है,
हर चीज हमारे पे डाल देते हैं, साहब, इनका जब ताल्लुक नहीं ये है थे- सर। नहीं हाँ। आपके दौर में भी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएंगे ना तो वो ये नहीं होगा कि वो आपके शख्सियत कोई बैठ गई है वहां पर। हाँ तो लेकिन हम ये Independent मानेंगे, होंगे। हम ये मानेंगे कि अगर गलत होगा तो वो सजा देंगे। लेकिन आप हमारी सिर्फ पार्टी ने देखिए गलत कि किया होता तो सजा हो पिछले जाती। 4 साल के अंदर कॉन्डक्ट आप देखिए निकाला क्या है कि जी फंडिंग पार्टी की गलत हुई। बात ये निकालने हमारे ऊपर वो आपने बात बात निकालने निकाली। की नहीं है ना, मैं क्या तो बात वो क्या कर रहा था जो कंपैरिजन standard है? एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ना, ना। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई ओ प्रॉपर्टी डॉक्टर नहीं साहब, है हमारे पास, मेरी ये नहीं मजबूरी हमारे है ना, पास। मेरा मजबूरी है, मेरे पास वक्त कम है, नहीं तो इसके ऊपर हम बहुत सी बात हाँ तो करेंगे। इस पे आप अलग से बात करें, जरूर मुझे कोई जरूर प्रॉब्लम करेंगे। और मैं डॉक्टर साहब की गोश्तगुजार बहुत सी और बातें करूंगा जिनका डॉक्टर साहब को भी इदराक होना चाहिए कि एक्चुअली वहां पर क्या क्या हुआ है। बस नहीं मलिक सर, मैं साहब, अगली दफा सारे डॉक्यूमेंट लेके आपके मैं साथ जनाब बैठ के बिल्कुल बात आप लेके आएगा, यही पे बात करेंगे। और मलिक साहब को भी हम दोबारा देना चाहेंगे। मलिक साहब बात इलेक्शन कमीशन को भी लगे हाथों बुला लीजिएगा ताकि कुछ सौदा तय भी है हो आगे जाए। मतलब करेंगे। सर मैं सबको वो भी बुलाएंगे, कागज लेकर आए हैं, उनको इलेक्शन बुला कमीशन लीजिएगा, को भी सबसे बात तय हो बुलाएंगे, जाए। इलेक्शन कमीशन को बुला लेंगे, कतर वालों को भी बुला लेंगे, जो सर, पहले सारे agreement बुलाओ। लेके आए थे, डॉक्टर उनको साहब, आप बुला हुकूमत लेंगे। में शायद जो कतर घाटे वाले वाली से बस जो फैन घाटे था जो वाली आपका मिलने अकाउंट जो चलाता घाटे था। वाली मिलने मुनाफे में बिकी थी उनको भी बुला लेंगे, जो लाहौर में चैरिटी अपना बादशाही मस्जिद में जमीन पे बैठ के डॉक्टर साहब, गरीबों को डॉक्टर साहब, कर्जे आप दिए किसी को जाते नहीं थे, बोलने उसका दे रहे। एडवर्टाइजिंग बजट 5.5 करोड़ था। वकीलों को भी उनको बुलाया बुला है, बाद लेंगे। बोले कि वकीलों दोनों को भी गेस्ट आप लोगों कहेंगे ने भाई बैठे हमें हैं, क्यों क्या बुलाया हो गया, सारे था, काम अगर डॉक्टर साहब नहीं बोलना और था। सर हमें तो आप we- समझते हैं we- उन दोनों ने तो एक ही नहीं, बात नहीं, करनी है, तो अच्छा, मैं नहीं, इसलिए डॉक्टर एक साहब ही बात जाती ना किया करें। लेकिन मैं फैन अकाउंट वाली लेकिन वी आर एंजॉयिंग इट। आप बेशक करें, कोई आपको हमारे चेहरे पर जवाब कोई नहीं है, ऐसा तो तासुर इन्होंने टाइम लगाओ। पूरा करना है। अच्छा, मेरी इन्होंने बात टाइम सुनो, पूरा कोई करना नाराज है। टाइम से दुम्बा, बात, आप उसे चिकन, 10 टैक्स, मिनट से महंगाई बात करें। आप देख लीजिए। और एक इन्होंने ट्विटर रखा हुआ मैं है, अपनी आजकल सारी मरियम साहबा बातें ने वापस ले लेता हूँ। एक इन्होंने ट्विटर रखा हुआ मैं है, सारी बातें वापस ले लेता हूँ। आपने आप देखा आपस होगा में सारे गुफ्तगू करें। तीन वर्ड रिपीट करते हैं, नकम्मा, नलायक, नाअहल। इनको मैंने किसी ने दोबारा एक वही पढ़ाया बात- हुआ है यानी- लिंग्विस्टिक के, अच्छा, एक ही लफ्ज को रिपीट करें तो लोग याद कर लेते हैं। देखिए बाद तो में मलिक साहब से ट्विटर मैं मलिक साहब आप देखिए, बताइए, आप बताइए। चाहे ये बात सही भी हो लेकिन मैंने नहीं की आज। ये निकम्मा न लायक की पार्टी जो बैठेगा वो यही बात करेगा, जो बैठेगा वो लेकिन मुझे आप तीनों रिपीट करो, लेकिन मुझे आप मुझे नहीं नहीं मुझे रिपीट आप करने क्यों में ऐसे प्रॉब्लम करते नहीं, हैं? बिकॉज़ वी आर आप परफॉर्मिंग, देखिए इससे वी आर परफॉर्मिंग। एक अजीब आप सा एक परफॉर्म image कर रहे हैं, create- आप वो जो लोग पर्ची पकड़ के भी पसीने साफ करते थे और पर्ची उनसे नहीं तो पकड़ी बेहतर जो जो बातें की जापान और नो जर्मनी नो और नो पता नहीं बहुत क्या-क्या अच्छी कर बातें दिया की था, पूरी बताया दुनिया अच्छा, में डॉक्टर साहब, आपकी जो मुझे इज्जत वक्त- बहाल हुई है मलिक वो साहब- पहले कभी नहीं थी। जो मलिक फॉरेन साहब, पॉलिसी में मैं- आपको कुछ जगह पे पर्ची आपकी सही है। परफॉर्मेंस है वो देखिए क्या है, अच्छा। हेड ऑफ स्टेट आपके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे वक्त हैं वो खत्म हो रहा है जी, मेरे साथ वक्त खत्म हो रहा है। माशाल्लाह। मैं बल्कि खत्म हो नहीं, चुका आप है। एक दफा मुबारकबाद। ये जो इन्होंने नक्शा खींचा है वो गरीब लोग जो रो रहे हैं उनको मुबारकबाद दे दें। गरीबों का तब बेहतरीन सोचना था ना जब बेहतरीन लूटमार की आपने, गरीबों का तो तब सोचना था जब वैसे आठवीं से बच्चे स्कूल से बेहतर थे। ऑनरेबल ऑनरेबल देने जजेस वाली हैं, ऑनरेबल जजेस हैं। आज जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो बात फरमाई है वो भी हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है। उन्होंने कहा तकरीरें करवा लें, काम ना करवाएं इनसे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। बहरहाल उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी, किसी बात पर उनकी नाला होंगे। observation वैसे आपके उनकी चैनल नाला- के बारे में बड़ी मजेदार है कहीं। उनकी नाला वो किसी बात पर नाला होंगे। बहरहाल आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।